नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और जैसा कि ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 10 जनवरी को इसका एग्जाम निश्चित किया गया है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। और काफी कम समय आप सभी के पास में, लेकिन एक बेहतर मौका है आप सभी को फिर से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। तो अपनी तैयारी को एक बार फिर से आप अच्छी तरह से फाइनलाइज करिए और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। आज मैं आप सभी के लिए टिश्यू प्रोसेसिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी के सामने आया हूं। और इस वीडियो में आप सभी टिश्यू प्रोसेसिंग और टिश्यू प्रोसेसिंग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टिश्यू प्रोसेसिंग। तो जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, फिक्स टिश्यू के सेक्शन कट करने के लिए उसमें हार्डनेस एवं कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कोई भी टिश्यू जिसको हमको प्रोसेस करना है उसके लिए सबसे पहले जो भी बायोप्सी होती है या जो भी टिश्यू होता है उसको फिक्स किया जाता है, उसको फिक्सेटिव में डाला जाता है। सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया है फिक्सेटिव, उसे ऐड करते हैं ताकि वो टिश्यू जो है वो डीनेचर्ड ना हो और अपनी मूलभूत जो अवस्था है, उसकी जो मूल अवस्था उसमें बना रहे एज इट इज, ताकि उसका एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से किया जा सके। तो टिश्यू को फिक्स करने के बाद सबसे पहले टिश्यू को फिक्स करने के बाद में सबसे पहले टिश्यू को प्रोसेस करते हैं। तो टिश्यू को फिक्स करने से लेके और टिश्यू सेक्शन कट करने के बीच की जो प्रक्रिया कहलाती है वो टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाती है। तो जैसे कि डेफिनेशन में आपने देखा कि फिक्स टिश्यू को, इसका मतलब यह है कि टिश्यू पहले से फिक्सेटिव में होता है और फिक्स्ड हो जाता है। तो फिक्स टिश्यू के सेक्शन कट करने के लिए, सेक्शन का मतलब है कि कोई भी बायोप्सी या कोई भी जो टिश्यू आया आपके पास में, कोई भी जो ऑर्गन आया हिस्टोपैथोलॉजी में, उसके आपको छोटे छोटे सेक्शन कट करने हैं और उस सेक्शन को इसके बाद एग्जामिन करना है। तो फिक्स टिश्यू के सेक्शन कट करने के लिए उसमें हार्डनेस एवं कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की प्रक्रिया टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाती है। अब इसको हार्डनेस क्यों प्रोवाइड करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग में? हार्डनेस इसलिए प्रोवाइड करेंगे जब भी हम टिश्यू के सेक्शन कट करने जाएंगे तो वो अच्छी तरह से सेक्शन कट हो, इसलिए वो टिश्यू थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो टिश्यू सेक्शन कट करने के लिए उसमें हार्डनेस मतलब कठोरपन उसमें होना चाहिए एवं कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। इसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग टर्म का उपयोग टिश्यू फिक्सेशन एवं टिश्यू सेक्शन कट करने के बीच की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी टिश्यू को जिसको हमने फिक्स किया है, इसके बाद फिक्स करने के बाद जब वो उसके हम सेक्शन तैयार करेंगे तो सेक्शन कट करना और फिक्स करने के बीच की जो प्रक्रिया है वो टिश्यू प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ डाउट है इस डेफिनेशन में, तो आप उसमें एक कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग की कितनी अवस्थाएं होती है, कितने चरणों में आप टिश्यू प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग जो होती है मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरती है। टिश्यू प्रोसेसिंग करने के लिए आपको 3 चरण में जाना होगा। सबसे पहला आपका डिहाइड्रेशन, टिश्यू के अंदर जो जल का निष्कासन आप करेंगे, जल का टिश्यू को निर्जलीकरण करेंगे अगर हिंदी में कहें तो टिश्यू को डिहाइड्रेट करने की जो प्रक्रिया है वो पहला स्टेप होगी टिश्यू प्रोसेसिंग में। सबसे पहला टिश्यू प्रोसेसिंग का जो स्टेप है वो है डिहाइड्रेशन, दूसरा होता है क्लियरिंग और तीसरा होता है इनफिल्ट्रेशन या एम्बेडिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। टिश्यू प्रोसेसिंग 3 स्टेप में हम करेंगे। सबसे पहला डिहाइड्रेशन, दूसरा क्लियरिंग और तीसरा इनफिल्ट्रेशन या एम्बेडिंग। ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इसको अच्छी तरह से डिटेल इसकी समझते हैं और ये ग्रुप 5 के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आपके बीएमएलटी में, डीएमएलटी में ये जरूर निश्चित रूप से आपके हिस्टोपैथोलॉजी में ये चैप्टर होगा, ये टॉपिक होगा, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। और आपके ग्रुप 5 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें मैंने शामिल किए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक इसमें पहला जो स्टेप है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो डिहाइड्रेशन करने के लिए, टिश्यू को डिहाइड्रेट करने के लिए अल्कोहल, एसीटोन एवं डाइऑक्सिन या डाइइथाइलिन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये जो भी कंटेंट है, ये अवयव है, अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया। वैसे तो सबसे ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है डिहाइड्रेट करने के लिए, लेकिन अल्कोहल के अतिरिक्त एसीटोन का उपयोग भी किया जा सकता है, डाइऑक्सिन का उपयोग भी किया जा सकता है। तो डाइऑक्सिन को डाइइथाइलिन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। तो अल्कोहल, एसीटोन एवं डाइऑक्सिन का उपयोग टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। ठीक है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में अल्कोहल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अल्कोहल क्या काम करेगा, ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अल्कोहल को जब हम किसी भी स्पेसिमेन से ट्रीट करते हैं तो उसमें अल्कोहल क्या करेगा, सेल से जल का निष्कासन कर देता है।
ठीक है, तो ये पहली प्रक्रिया आप डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि अल्कोहल जो है इस स्पेसिमेन में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। इस स्पेसिमेन में अगर ये आपके पास में स्पेसिमेन है या एक तरह से कहें कि कोई टिश्यू है जिसका आपको डिहाइड्रेशन करना है, टिश्यू प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, तो पहली प्रक्रिया डिहाइड्रेशन करेंगे। तो इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए इसको अल्कोहल से उपचारित करेंगे, अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। तो अल्कोहल से ट्रीट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, अल्कोहल सेल से जल का निष्कासन आसानी से कर देता है। तो अल्कोहल के रूप में अब आप आगे देख लेते हैं कि अल्कोहल के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे। इथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन का उपयोग करते हैं, 70%, 80%, 90%, ये आगे देखते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और टेम्परेचर से टिश्यू प्रोसेसिंग प्रभावित हो सकता है। तो जो उपयुक्त तापमान होता है, आइडियल टेम्परेचर होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है पैराफिन हाइड्रोफोबिक होता है, यह जल के साथ मिक्स नहीं होता है। अभी आप जब डिहाइड्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया पढ़ेंगे जिसमें आप पैराफिन वैक्स से जब हम इनफिल्ट्रेट कराते हैं टिश्यू को, तो उसमें क्या होता है कि पैराफिन जो होता है वो जल का विरोधी होता है। पैराफिन हाइड्रोफोबिक होता है और जल के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, इसलिए टिश्यू से हमको जल का निष्कासन करना पड़ता है। टिश्यू से हमको जल को वाटर को टिश्यू का डिहाइड्रेशन करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन करने के बाद जब हम इसमें पैराफिन वैक्स से इनफिल्ट्रेट कराते हैं तो अच्छी तरह से हम उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो पैराफिन हाइड्रोफोबिक होता है, ये ग्रुप 5 की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पैराफिन जो वैक्स होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है और जल के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता है। इसके बाद पैराफिन इनफिल्ट्रेशन के पूर्व टिश्यू से जल का निष्कासन आवश्यक होता है, इसीलिए हम पैराफिन इनफिल्ट्रेशन के पहले जो पहला स्टेप है हमारा डिहाइड्रेशन का, तो पैराफिन इनफिल्ट्रेशन के पूर्व हम टिश्यू से जल का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल के रूप में आप किन किन एजेंट का यूज करेंगे। तो अल्कोहल के रूप में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो 70% इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल के रूप में 70% इथेनॉल, 70% इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का उपयोग टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन के लिए सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद इथाइल अल्कोहल के अतिरिक्त आइसोप्रोपेनॉल, एमाइल अल्कोहल, रेब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल एवं पॉलीविनाइल अल्कोहल का यूज करते हैं। तो देखिए अल्कोहल के रूप में हम डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल के अतिरिक्त भी कई सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं और अल्कोहल के रूप में 70% इथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं। इथेनॉल के अलावा भी बहुत सारे अल्कोहल हैं जैसे कि आइसोप्रोपेनॉल हो गया, एमाइल अल्कोहल हो गया, रेब्यूटेनॉल हो गया, टर्शियरी ब्यूटेनॉल हो गया, पॉलीविनाइल अल्कोहल, इन सब का उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो डिहाइड्रेशन होता है टिश्यू का वो होता है 70% इथेनॉल में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछता है कि डिहाइड्रेशन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है और उनमें अगर ऑप्शन 70% इथाइल अल्कोहल है तो ये बेस्ट आंसर रहेगा। इसको आप सही करके इसको ला सकते हैं, आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला डिहाइड्रेशन वाला पॉइंट। डिहाइड्रेशन जो पहला स्टेप था टिश्यू प्रोसेसिंग में, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और एक एक पॉइंट आप अच्छी तरह से पढ़िए। ये आपके बीएमएलटी के लिए महत्वपूर्ण है और ग्रुप 5 में जो लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट का एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट जो आपका टिश्यू प्रोसेसिंग का दूसरा पॉइंट है वो है क्लियरिंग। क्लियरिंग में क्या करते हैं, अल्कोहल एवं पैराफिन मिक्स नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले डिहाइड्रेशन में बताया था, अल्कोहल और पैराफिन जो होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए एक माध्यमिक विलायक इंटरमीडिएट सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से हमने टिश्यू के अंदर से जल को बाहर निकाला, जल का डिहाइड्रेशन किया, लेकिन टिश्यू के अंदर हमको अल्कोहल को भी क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ क्लियरिंग एजेंट हम यूज करते हैं। तो अल्कोहल एवं पैराफिन मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए एक माध्यमिक विलायक जैसे जाइलिन का उपयोग क्लियरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देख लीजिए, यह अल्कोहल को डिसॉल्व करके फैट को टिश्यू से रिमूव करता है। अब आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जो जिस टिश्यू को आप प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर फैट भी है और वो फैट जब आप पैराफिन को इनफिल्ट्रेट कराओगे तो फैट उस पैराफिन को टिश्यू के अंदर जाने से रोकता है, उसका एक अवरोध की तरह कार्य करता है, एक बैरियर की तरह कार्य करता है। तो ये भी आवश्यक है कि उस टिश्यू से फैट को आप पहले ही बाहर निकाल सके, निष्कासित कर सकें। तो यह अल्कोहल जो जाइलिन होता है वो अल्कोहल को डिसॉल्व करके फैट को टिश्यू से रिमूव कर देता है और यह फैट क्या करता है, पैराफिन के लिए बैरियर या अवरोधक का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि क्लियरिंग एजेंट में जाइलिन के अतिरिक्त और कौन कौन सी चीज का यूज कर सकते हैं। तो क्लियरिंग एजेंट के रूप में जाइलिन हो गया, या जाइलिन को जाइलॉल भी कहते हैं, टोल्यूइन का उपयोग आप कर सकते हैं, बेंजीन का उपयोग कर सकते हैं आप।
क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हैं और सीडर वुड ऑयल का उपयोग आप कर सकते हैं। क्लियरिंग एजेंट में ये सारी चीजें आप इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो क्लियरिंग एजेंट होता है वो होता है जाइलीन। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा क्लियरिंग एजेंट जिसका उपयोग किया जाता है टिश्यू प्रोसेसिंग में, और अगर उनमें से एक ऑप्शन जाइलीन का है तो आप जाइलीन का जरूर आंसर इसे करें। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लियरिंग एजेंट का एक डायग्राम के रूप में। तो ये इसके बाद आपने डायग्राम के माध्यम से देखिए जाइलीन को जो हम टिश्यू को जो हम जाइलीन से ट्रीट करेंगे, जाइलीन से उपचारित करेंगे। मान लीजिए ये स्पेसिमेन है और स्पेसिमेन पे जो हम जाइलीन से क्लियरिंग करते हैं तो जाइलीन क्या करता है, अल्कोहल को डिसॉल्व कर देता है। जाइलीन डिसॉल्व अल्कोहल। ये डायग्राम के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया है इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, और एग्जाम में भी अगर आप बीएमएलटी या डीएमएलटी एग्जाम में आता तो आप इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके होगा क्लियरिंग का। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इनफिल्ट्रेशन। हमने टिश्यू प्रोसेसिंग की 3 जो स्टेप मैंने बताए हैं, डिहाइड्रेशन, दूसरा क्लियरिंग और तीसरा इनफिल्ट्रेशन। तो तीसरा पॉइंट है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि इनफिल्ट्रेशन में होता क्या है। इनफिल्ट्रेशन में टिश्यू को जो स्पेसिमेन होता है या टिश्यू होता है, यहां पर मैं स्पेसिमेन लिख देता हूं। तो इनफिल्ट्रेशन में जब हम किसी भी स्पेसिमेन को या टिश्यू को इनफिल्ट्रेट कराते हैं पैराफिन से, तो ये पैराफिन क्या करता है कि जाइलिन को डिस्प्लेस करता है। जाइलिन को डिस्प्लेस करेगा टिश्यू में से, जो जाइलिन को अभी हमने टिश्यू को जाइलिन से ट्रीट किया था, अब इस जाइलिन को डिस्प्लेस कौन करेगा, पैराफिन करेगा। ये इसका तीसरा स्टेप है इनफिल्ट्रेशन में। तो पैराफिन क्या करेगा, इस टिश्यू के अंदर अब जो भी जाइलिन है उसको डिस्प्लेस कर देता है, और इसके बाद ये तीसरा चरण इसका संपूर्ण होता है। तो इसके आगे देख लेते हैं कि पैराफिन वैक्स के रूप में पैराप्लास्ट का उपयोग किया जाता है। तो पैराफिन वैक्स के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, पैराप्लास्ट का उपयोग करेंगे। और पैराप्लास्ट क्या है, पैराप्लास्ट जो है ये हाईली प्यूरिफाइड पैराफिन वैक्स है, या इसको ये हिंदी में अगर कह लें तो उच्च संश्लेषित पैराफिन वैक्स है। एक मोम की तरह होता है पैराफिन वैक्स है, और सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर्स का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, तो पैराफिन वैक्स के रूप में पैराप्लास्ट का उपयोग किया जाता है। पैराप्लास्ट हाईली प्यूरिफाइड पैराफिन वैक्स और सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर का मिश्रण होता है। पैराफिन इनफिल्ट्रेशन से जाइलिन रिमूव हो जाता है, वह टिश्यू सॉलिडिफाई होते हैं। जैसे ही आप पैराफिन से टिश्यू को या स्पेसिमेन को ट्रीट करोगे आप, तो इसमें से जाइलिन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद ये टिश्यू हार्ड हो जाता है, जिससे इसके बाद इसके सेक्शन कट करने के लिए बहुत ही आसान होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 54 से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 54 से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है टिश्यू प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड और मैनुअल विधि से कर सकते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग की 2 विधियां होती हैं, या तो आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं या तो आप मैनुअल कर सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आप ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डिप एंड डंक टर्म का उपयोग ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसिंग में करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपका ये टिश्यू प्रोसेसिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों को मैंने 3 विधियों से बताया है। इसमें आप अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। टिश्यू प्रोसेसिंग मैंने 3 स्टेप में बताया, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और लास्ट पॉइंट इनफिल्ट्रेशन। तो इनको अच्छी तरह से पढ़िए, जो भी फैक्ट मैंने लिखा है उनको नोट डाउन करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। बहुत ही कम समय आपके पास में आपके ग्रुप 5 के एग्जाम के लिए, और इसका जो सिलेबस है आप अच्छी तरह से इसको सिलेबस को रीड करिए और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और चैनल को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।